सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पीवाईक्यू सेशंस। और इस सेशन में हम लोग सेमीकंडक्टर यानी मॉडर्न ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। छोटा चैप्टर है बट और इजी भी चैप्टर है, बट छोटा और इजी समझ के इसको छोड़ मत देना। कई बच्चे इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और पता चलता है कि इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन बन गए, जो कि आज तुम देखोगे भी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले यार इसका क्विक रिकैप करा दूं। कोई भी चैप्टर के पीवाईक्यू सेशन करने से पहले तुम्हें वो चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए काफी अच्छे से। हालांकि फिर भी मैं 2 मिनट के अंदर सिर्फ इसका क्विक रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है। देखो, ये सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन बस एक बार देखते चलना। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें छोटा इजी चैप्टर है। ठीक है। और पढ़ा हुआ होना चाहिए तुम्हारा ये। नहीं पढ़ा तो प्लीज पहले पढ़ करके आना इसको। ठीक है। जहां से भी आप पढ़ते हो, ट्यूशन वगैरह से या ऑनलाइन क्लास से। फिलहाल आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। देखो, सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 क्लासिफिकेशन है: मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ये इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज है, ये हमें याद करनी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि मेटल की जो कंडक्टिविटी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, या सेमीकंडक्टर की या इंसुलेटर की। पूछा जाए सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, यानी कि सेमीकंडक्टर बना कैसे है। तो अगर वो एटम से बना है, एटम मतलब किसी एलिमेंट से बना है तो एलिमेंटल, और काफी सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो अगर काफी सारे एटम से मिलाकर के बना है तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, नहीं तो एलिमेंटल। एग्जांपल सामने लिखे हैं। एग्जांपल सारे तुम्हें याद होने चाहिए जितने लिखे हैं। ठीक है। यहाँ से ये छोटी छोटी चीजें सब याद रखने की है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे बनेंगे यहाँ से। फिर मेन जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो है एनर्जी कैरियर के बेस पे। 2 क्लासिफिकेशन होंगी: इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर फॉर्म में जो भी सेमीकंडक्टर होगा उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। अगर हम उसमें डोपिंग कर दें तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। डोपिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करना किसी भी सेमीकंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होगा, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। एन टाइप में हम लोग ऐड करेंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और एन टाइप में जो कंडक्शन होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको बोला एन टाइप। और पी टाइप में ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ग्रुप नंबर 13 की इंप्योरिटी। और पी टाइप क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन होता है वो होता है होल की वजह से, और होल पे मान के चलते हैं वो कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। फिर ये एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पी टाइप में होल ज्यादा। एन टाइप में डोनर टाइप और पी टाइप को बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप। ठीक है। और ये एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 4, जब एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ोगे तो वहां से हमने बताया कि इसमें इसका जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे एन टाइप का, तो कंडक्शन बैंड इसमें डोनर लेवल के पास होगा और इसमें एक्सेप्टर लेवल होगा वैलेंस बैंड के पास। ठीक है। फिर इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट अगर नहीं समझ आया तो जब एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे और जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए रट लेना। ठीक है। डिफरेंस पूछा जाता है इसमें से। फिर पीएन जंक्शन डायोड कैसे बना। तो एक तरफ हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, एक तरफ हमने एन टाइप बनाया, और वहां पे कुछ प्रोसेस हुआ, और उस प्रोसेस के होने के बाद जो भी इक्विलिब्रियम में जो भी सेटअप बचेगा हमारा उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या हुआ, चलो ये एक क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं। ठीक है। ये जितना भी थ्योरी वगैरह है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना तो थ्योरी तो ऑब्वियसली नहीं लिखूंगा मैं। तो थ्योरी देख लेना, बस मैं समझा दूंगा तुम्हें प्रोसेस। तो ये डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, हालांकि पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने सबने। ये पीएन जंक्शन बनाते टाइम 2 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है। ठीक है। पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करने का क्या मतलब है, जब पी वाला पॉजिटिव से कनेक्ट करो, एन वाला नेगेटिव से कनेक्ट करो, तो पीएन जंक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो होता है और डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी। और इसी का उल्टा रिवर्स बाइस में क्या होगा, रिवर्स बाइस में पी वाली साइड को हम लोग माइनस से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, और एन वाली साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। और इसमें डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है और करंट इसमें फ्लो नहीं होता। और करंट अगर फ्लो होगा भी तो बहुत ना के बराबर करंट फ्लो होगा। ठीक है। वो क्यों फ्लो होगा, वो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। फिर ये ग्राफ होता था पीएन जंक्शन डायोड का, इसको याद कर लेना अच्छे से, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। रेक्टिफायर का मतलब एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे, रेक्टिफायर 2 टाइप का है, हाफ वेव, फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो शेप होती है, शेप कह रहा हूँ सॉरी, डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड होगा और एक लोड होगा हमारा। पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये पास होने देगा क्योंकि फॉरवर्ड बाइस है, नेगेटिव हाफ साइकिल को ये पास नहीं होने देगा क्योंकि रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर का जो डायग्राम है इस तरीके से होगा।
ये सेंटर वाली जो ब्रांच है इसको बोलते हैं सेंटर टैप। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला कनेक्शन फॉरवर्ड बाइस, नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे वाला कनेक्शन फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर से करंट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे से करंट मिलेगा। कहने का मतलब कंप्लीट साइकिल में हमें करंट कंटिन्यूअसली हमें मिलता जाएगा। ये सब थ्योरी वगैरह लिखी है। ठीक है, इसको पढ़ते चलना। ये इसका फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। ठीक, ये हमें कंटिन्यूअसली देखो करंट मिलता जा रहा है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। और एनर्जी बैंड डायग्राम टोटल 5-6 होते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम हमारे। ये सब तो थ्योरी है थोड़ी सी, इसको जस्ट पढ़ लेना। एनर्जी बैंड डायग्राम में मेन बस इसके ये एनर्जी लेवल्स बनाने आने चाहिए। नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं वैलेंस बैंड, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ईजी, उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, नीचे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है। मेटल की अगर बात करें तो मेटल में जो बीच का गैप है काफी कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बीच में गैप कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर फ्लो कर पाएगा। और बीच में गैप इतना कम होता है कि दोनों बैंड एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप। इंसुलेटर में जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। ये वैल्यू याद करनी है। इतना ज्यादा गैप होता है ये कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप नहीं कर पाता, और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा यानी मूव नहीं कर पा रहा। वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा, तभी तो हमने उसको इंसुलेटर बोला। फिर इसके बाद सेमीकंडक्टर, बीच में जो गैप होगा वो ना इतना ज्यादा होगा ना इतना कम होगा। कितना होता है गैप, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। जीरो केल्विन की बात करें तो जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है। ये लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है यूनिवर्स का। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे माना जाता है कि हर चीज ना एकदम रुक जाती है। अब हर चीज अगर रुक गई तो कुछ भी फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तक इस यहाँ पे रुक जाता है। ये इतना कम टेम्परेचर है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी स्टॉप हो जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो गया तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। कोई भी दुनिया की डिवाइस हो, कोई भी दुनिया का मटेरियल हो, जीरो केल्विन पे बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। इसलिए इसमें नीचे हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये दिख रहे हैं ना डॉट डॉट, ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए नीचे, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे से जंप करके ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इलेक्ट्रॉन नीचे से निकले तो नीचे क्या शो कर दिया हमने, होल्स। ठीक है, ये जो हमने सर्किल सर्किल शो किए ये होल्स है, और ये डार्क वाला जो सर्किल है वो इलेक्ट्रॉन है। फिर एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन मतलब निगेटिव, निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी होल। ठीक है, एन टाइप में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट होंगे, इसको बोलते हैं डोनर टाइप। जब एन टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे ऊपर बनानी होती है डोनर लेवल। भाई सिंपल सी चीज है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन खींचोगे और डोनर उसको ऊपर क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड को डोनेट करोगे। ऐसे ही तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन नीचे से निकलेंगे ऊपर जाएंगे। वैलेंस बैंड से हमने एक्सेप्ट करे, वैलेंस बैंड से हमने खींच लिए, और कंडक्शन बैंड को हमने दे दिए, कंडक्शन बैंड को डोनेट किए। तो कंडक्शन बैंड के पास एक लेवल शो करनी होती है जिसको बोलते हैं डोनर लेवल। और पी टाइप में क्या होता है, नीचे शो करनी होती है एक्सेप्टर लेवल, क्योंकि नीचे से इलेक्ट्रॉन हमने एक्सेप्ट करे और ऊपर हमने भेज दिए। ठीक है, बीच में गैप कितना होता है, ये गैप ध्यान रखना, 0.01 से 0.05 होता है पी टाइप में, और यहाँ पे 0.01 होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो बस ये था हमारा सेमीकंडक्टर। इसके बाद आते हैं अपने सीधा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो बहुत एकदम फास्ट रिकैप करा दिया तुम्हें। हल्की फुल्की 2-4 पॉइंट अगर भूल चुके होंगे तो वो भी याद आ चुके होंगे तुम लोगों को। आ जाओ जरा, फास्टली इसके क्वेश्चन को करते हैं, और कोशिश करेंगे यार इसी सेशन में सारे क्वेश्चन हो जाएं इसके। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग चैप्टर में। इसके बाद तुम्हारा मोस्ट अवेटेड चैप्टर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फिर लगभग हमारे सारे मेजर चैप्टर जो हैं वो कवर हो जाएंगे। फिर एक चैप्टर नंबर 4 बचा, और एक चैप्टर 7, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर ये 2 चैप्टर बचेंगे, इनको कर लेंगे अपना आराम से। हाँ, फिलहाल चलो इसको कर लेते हैं, करते चलना साथ साथ में। ठीक है, काफी ऐसे क्वेश्चन है, साथ साथ तुम भी कर सकते हो। वीडियो पॉज करते रहो, क्वेश्चन को टिक करते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या इन वर्ड को काफी ध्यान से देखा करो। ठीक है, कई बार ना एग्जाम में जल्दबाजी में हम लोग देखते नहीं है कि नॉट ट्रू पूछा है या ट्रू पूछा है। ठीक, तो इन पे फोकस रखना। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, तो पढ़ लो इन सबको। द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, द करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, रिवर्स बाइस में पूछा है उसने, रिवर्स बाइस में तो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता करंट। ठीक है, मैं यही तो ग्राफ बनाया, क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइस का। ऐसे ग्राफ था ना, ऐसे। करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, करंट तो लगभग कांस्टेंट है ना, ये लगभग स्ट्रेट जा रहा है। फिर इसके बाद तो ब्रेक डाउन हो चुका है इसका। तो करंट को नहीं मतलब वोल्टेज से। हाँ, एक सर्टेन लेवल के बाद वोल्टेज हमारे कट ऑफ वोल्टेज के क्रॉस अगर कर जाएंगे तो फिर करंट एकदम तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डिपेंड तो खैर यहाँ भी नहीं कर रहा करंट।
फिलहाल पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। रिवर्स बाइस में वोल्टेज जो करंट है वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। क्या फॉरवर्ड बाइस में करता है? बिल्कुल करता है। फॉरवर्ड बाइस में तो एकदम लगभग इस तरीके से जाएगा, है ना, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल जाएंगे ऑलमोस्ट। ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए तो ठीक हो गया। होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। तो होल्स जो होते हैं वो पी साइड से एन साइड की तरफ फ्लो करते हैं रिवर्स बाइस में। तो गलत चीज हो गई है। रिवर्स बाइस में तो ये कनेक्शन होता है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ ना तुम्हें। ये पी, ये एन। पी में होते हैं होल्स और एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन। होल पे चार्ज मान के चलते हैं पॉजिटिव। अब मैं रिवर्स बाइस में कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। रिवर्स बाइस मतलब पी वाला निगेटिव से और एन वाला पॉजिटिव से। तो मुझे ये बताओ ये जो पॉजिटिव है किधर जाएगा? ये तो इधर जाएगा ना, निगेटिव की तरफ। ये जो नेगेटिव वाला है ये किधर जाएगा? ये इधर जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। होल कहाँ फ्लो कर रहे हैं? होल फ्लो कर रहे हैं पी से दो, यानी एन से पी की तरफ बोल दो। ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन राइट साइड में। राइट साइड में मतलब पी से एन की तरफ। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। और गलत उसने पूछा है तो यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ऑप्शन बी गलत हो गया, सही हो गया। ऑप्शन बी गलत है, गलत ही उसने पूछा है तो वही तो टिक करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन बी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन इन रीजन इंक्रीज। तो रिवर्स बाइस में डिप्लेशन रीजन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिप्लेशन रीजन में वो बढ़ता है। रिवर्स बाइस में डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है। ये बात सही है कि गलत? रिवर्स बाइस में ये डिप्लेशन लेयर हो गई हमारी और उसने पूछा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं। ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों? देखो, डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती है ना रिवर्स बाइस में। ठीक। जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी तो इनके बीच का जो बैरियर वोल्टेज होगा वो बढ़ता जाएगा। और बैरियर वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज होगा। V इक्वल्स टू ईडी। पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो लेयर होती है डिप्लेशन लेयर रिवर्स बाइस में बढ़ती है, उसका वोल्टेज बढ़ता रहेगा जिसको हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। और वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली फिर बढ़ेगा। ये ऑप्शन भी ठीक है। एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये भी ऑप्शन ठीक है। रिवर्स बाइस में ये एन पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, पी नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो बस ऑप्शन भी गलत था, उसको हमने टिक कर दिया। और टिक करके हमें मिला 1 नंबर और हम हो गए खुश। 70 में से 1 नंबर हो गया हमारा कंफर्म। ठीक है। व्हेन इंट्रिंसिक सिलिकॉन यानी कि प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम देन इट। तो इसके लिए तुम्हें ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 तीनों के एलिमेंट सीधा सीधा रटे होने चाहिए। ग्रुप 14, ग्रुप 13 और ग्रुप 15। ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप 14 के एलिमेंट कहो शिवजी सुनो पार्वती। ठीक है। और ग्रुप 15 के एलिमेंट नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। अब यार ये तुम निमोनिक्स तो याद कर लेते हो इनके, है ना। तुमसे अगर सिंबल पूछा जाए कि एंटीमनी बताओ क्या होता है तो सिंबल तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें सब बस ये नाना पाटेकर वगैरह ये याद रहते हैं ये। तो बेटर है कि इनको निमोनिक्स के साथ साथ सिंबल के नाम के साथ भी याद कर लिया जाए। ठीक। जैसे एसबी का नाम क्या होता है? एंटीमनी। बीआई बिस्मथ। एएस आर्सेनिक। तो एटलीस्ट यार इनके नाम भी याद कर लेना। ठीक है। क्योंकि बस तुम्हें एग्जाम में निमोनिक्स याद रहेंगे, फिर तुम ढूंढते फिरोगे किधर टिन है हमारा, किधर लेड है, किधर जर्मेनियम है। तो ये सारी चीजें ना याद कर लेना अच्छे से। ठीक। बाकी तो सब ऑब्वियस होता है। गैलियम, जर्मेनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन, ये सब तो एकदम ऑब्वियस है। ग्रुप 13 के एलिमेंट अगर ऐड करें 15 में बनता है पी टाइप। ग्रुप 15 के एलिमेंट अगर ऐड करें तो बनता है एन टाइप। ठीक है। इतनी बात तो बेसिक सबको पता होगी, तो इसको याद कर लेना। अब सुन लो जरा, उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि सिलिकॉन में एल्यूमिनियम हमने डोप करा। तो एल्यूमिनियम कहां पर है? ये रहा। सिलिकॉन कहां पर है? ये रहा। इन दोनों की आपस में डोपिंग कराई, क्या बनेगा? पी टाइप। पी टाइप के बारे में देख लो। इट डिक्रीज द नंबर ऑफ होल्स इन द कंडक्शन बैंड। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। इट इंक्रीज द एनर्जी गैप वैल्यू। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। तो पी टाइप क्या करता है? पी टाइप नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा देगा। ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स इन द, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं ही बढ़ेंगे। इंक्रीज द एनर्जी गैप वैल्यू, ये भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स या डिक्रीज द नंबर ऑफ होल्स, तो ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज ही होगा ना।
पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स इन द कंडक्शन में। सर ये ऑप्शन सी क्यों गलत है? एनर्जी गैप की वैल्यू आपने बढ़ाई क्यों नहीं? भाई देखो स्टार्टिंग में देखना, इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है। क्या प्योर सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। जैसे उसमें डोपिंग कराएंगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे हमने डोपिंग कराई तो बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा? कैसे बोल सकते हैं हम ऐसे? वो ऐसे, बीच का एनर्जी गैप अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करने का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा, ठीक है। पहले बीच में गैप ज्यादा होगा तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करा पा रहा होगा। तो सिलिकॉन प्योर था तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा इसमें, कंपैरिजन टू सेकंड केस जब हमने उसके अंदर पी टाइप उसको बना दिया तो एनर्जी गैप कम होगा, तो आसानी से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पा रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर पक्के, और हम खुश होकर के बढ़ते हैं फिर आगे। आ जाओ जरा इस पे। टू हाफ्स ऑफ सिलिकॉन ए एंड बी आर डोप्ड विद आर्सेनिक एंड बोरोन। देखो बोला था ना, वो सीरीज पीछे याद कर लेना, ग्रुप 13 14 15, क्योंकि वो तुम्हें नहीं बताएगा, वो बस तुम्हें कंपाउंड दे देगा कि इसमें ये ऐड किया तो क्या बनेगा। ये पूरा का पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ए पार्ट में हमने ऐड किया इसमें आर्सेनिक, बी पार्ट में हमने ऐड किया बोरोन, ठीक है। फॉर्मिंग पीएन जंक्शन, अ बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, विल द जंक्शन बी फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस। अब बताना है कि फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स बाइस है। तो जब तुम आर्सेनिक ऐड करोगे, आर्सेनिक किधर था, ये रहा। जब तुम ग्रुप 15 ऐड करोगे, ठीक है, सिलिकॉन में ग्रुप नंबर 15 ऐड करो, तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप। तो लेफ्ट वाला पोर्शन क्या बन जाएगा तुम्हारा? एन टाइप। आर्सेनिक ऐड किया सिलिकॉन में, और जब बोरोन ऐड करोगे सिलिकॉन में तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? पी टाइप, ठीक है। तो इधर बन जाएगा एन टाइप और इधर बन जाएगा पी टाइप। कनेक्शन चेक कर लो, नेगेटिव कनेक्ट है पॉजिटिव से, और ये पी मतलब पॉजिटिव कनेक्ट है नेगेटिव से। उल्टा कनेक्शन है तो कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? रिवर्स बायस। रीजन पूछा है, रीजन लिख देना, ठीक है। ड्रॉ वीआई ग्राफ फॉर दिस अरेंजमेंट। तो रिवर्स बायस के लिए उसने वीआई ग्राफ पूछा है, इस तरफ आई इस तरफ भी। तो ग्राफ जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका, प्रॉपरली मार्क्ड होने चाहिए, एक एक चीज तुम्हें उसमें अच्छे से लिख करके आना पड़ेगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे कट ऑफ वोल्टेज, या बोल दो इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और यहाँ पे होता है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ डायोड, जिसको हम एवेलांच ब्रेक डाउन भी बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डायोड या फिर एवेलांच ब्रेक डाउन। मतलब ग्राफ जब भी बना रहे हो, प्रॉपरली एक एक चीज उसके अंदर ना मार्क होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस ऐसे करके और लाइन खींच के और आ गए, भैया एग्जामिनर तू खुद समझ ले, तू तो इंटेलिजेंट है ना। तो ये चीज नहीं करनी, प्रॉपरली मार्किंग करके आनी है। और रिवर्स बाइस में करंट होता है कम फ्लो, तो करंट किस में फाइंड करते हैं? माइक्रो एम्पियर में। और फॉरवर्ड बाइस में थोड़ा ज्यादा फ्लो होगा, उसमें करंट मेजर करते हैं मिली एम्पियर में। तो ये मार्क करके आ जाना है यूनिट को। करंट की यूनिट होती है रिवर्स बाइस में माइक्रो एम्पियर, क्योंकि बहुत कम करंट फ्लो होता है। पूछा जाएगा करंट कम क्यों फ्लो होगा, तो करंट जो है वो होता है सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। सर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? जो माइनॉरिटी में है उसको बोल देंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। वहां सर क्या डेफिनेशन बताई आपने? फैन ही हो गए हम तो आपके। तो फैन वैन मत बनो यार मेरे, ठीक है। सुनो, पी टाइप में अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। पी टाइप में होल्स प्रेजेंट होते हैं ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बहुत कम। तो मेजॉरिटी हो गए, माइनॉरिटी हो गए। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, और होल प्रेजेंट होते हैं कम। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनॉरिटी होल्स हो गए, है ना। अब मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ रिवर्स बाइस में, ये तो होल भाग जाएंगे इधर, इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये तो सब इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। जो डिप्लेशन लेयर को कवर करेगा वो कौन होगा? वो तो ये होंगे ना, ये माइनस और ये माइनस, इसको रिपेल करेगा। ये माइनस आगे जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा इसकी वजह से। तो इलेक्ट्रो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो फ्लो होगा सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो सीधी सी बात है रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो होता है बहुत कम फ्लो होगा, ठीक है। सारी बातें समझ आ गई अच्छे से? चलो यार, अगर तुम फर्स्ट टाइम चैप्टर को देख रहे हो, ठीक है, कि हमने सेमीकंडक्टर बस एक आध बार ही पढ़ा है ऊपर ऊपर से, बाकी डिटेल में कुछ नहीं पता हमें, तो ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है।
गलती से भी ये मत सोचना कि इस सेशन में कि हम लोग चैप्टर को समझ जाएंगे, या चैप्टर हमने बस एक आध बार ही पढ़ा होगा या ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे। ये सेशन उन लोगों के लिए है, पीवाईक्यू उन लोगों के लिए है जिसने चैप्टर को एटलीस्ट एक बार पढ़ रखा हो, थोड़ा सा डिटेल में, और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस उसने लगा रखे हो। ठीक है, तो इस बात का सबको ध्यान रहे, नहीं तो ये सारे पीवाईक्यू तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाले हैं और कुछ नहीं होगा। टाइम वेस्ट है फिर ये सेशन। इससे बेटर है कि इस चैप्टर को पढ़ो पहले आप लोग। ठीक, चलो। नेम द impurity atoms which are doped in intrinsic semiconductor to convert it to p type n type। अगर मुझे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को p टाइप में कन्वर्ट करना है तो मैं कौन से एटम्स को ऐड करूंगा, तो तुम बोलोगे ट्राईवैलेंट। इसमें तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, और एन टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, ग्रुप के नाम मत लिख के आना कि ग्रुप 13 ग्रुप 15, कि पी टाइप बनाने के लिए ग्रुप 13 ऐड करते हैं या पी टाइप बनाने एन टाइप बनाने के लिए ग्रुप 15 ऐड करते हैं। ऐसा मत करके आना, प्रॉपर लिख करके आना। पी टाइप बनाना है, कोई भी ग्रुप का ट्राईवैलेंट एटम उठा लो, और एन टाइप बनाना है, कोई भी ग्रुप का पेंटावैलेंट एटम उठा लो। ये वाले एटम्स जनरली ग्रुप 13 में ग्रुप 15 में होते हैं, तो इसलिए याद करने के लिए हम बोल देते हैं कि ग्रुप 13 से बनता है पी टाइप, ग्रुप 15 से बनता है एन टाइप। ठीक है, बट जब लिखोगे तो लिखना ऐसे, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे और इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप एन टाइप एट t greater than 0। मार्क द डोनर एंड एक्सेप्टर लेवल शोइंग द एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंड। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना जरा। ये जो लेफ्ट वाला है ये एन टाइप के लिए है, राइट वाला जो है वो पी टाइप के लिए है। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर वाली जो ये एनर्जी लेवल्स होती है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, नीचे वाली जो एनर्जी लेवल्स होती है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं ईजी। डायग्राम को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके आना है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, ये एन टाइप है, एन टाइप वाला तो यार डोनेट करता है, पी टाइप वाला एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कहां से करेगा, नीचे से। डोनेट कहां करेगा, ऊपर। ठीक है, तो एन टाइप वाला का ये पी टाइप वाला कर रहा है एक्सेप्ट नीचे से, तो नीचे बनाओगे एक्सेप्टर लेवल, और डोनेट कहां करेगा ये एन टाइप वाला, ऊपर, तो ऊपर एक बनाओगे डोनर लेवल। ठीक, इनके बीच का जो गैप होता है वो होता है एनर्जी गैप, और ये वैल्यू तुम्हें याद करनी है। डिफरेंस क्या है दोनों में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो तुम नोटिस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन देखो कितने सारे दिखा रखे हैं, और पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, तुम नोटिस कर सकते हो होल देखो कितने ज्यादा दिखा रखे हैं। ठीक है, एक आध इलेक्ट्रॉन भी दिखा देना, माइनॉरिटी में होता है, और इस तरफ एक आध होल भी दिखा देना। क्लियर ये चीज। और इसमें क्या करोगे, ये बीच का गैप 0.0, मतलब डायग्राम तो ये मैं पहले ही बोल चुका, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके आना है, इतना सा पॉइंट का भी डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखोगे, एक लेवल पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक लेवल पे सिर्फ दो पार्टिकल हो सकते हैं, एक लेवल पे सिर्फ दो पार्टिकल, तीन चार मत बना के आ जाना। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्लास 11 हुड्स रूल। हुड्स रूल ने क्या बताया, या क्लास 11 छोड़ो, तुम ये तो पता है ना एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन बनाते हो, है ना, तो वही चीज की है बस यहाँ पे, एक एनर्जी लेवल पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन दिखाना, उससे ज्यादा नहीं शो करना। ठीक, तो इस डायग्राम को रटो समझो, और समझने का तो खैर इसमें कुछ है ही नहीं, रट लो बस इसको अच्छे से, और इसको कॉपी पे बनाने की प्रैक्टिस करो दो तीन बार। ठीक है, विद इनके एनर्जी गैप्स। ठीक है, चलो, और ये लिख देना यहाँ पे लैंग्वेज में, ये है डोनर लेवल और ये है एक्सेप्टर लेवल। Explain the term depletion layer and potential barrier for a junction diode and their formation। इसका आंसर भी लेकर के आया हूं मैं, लिख करके कैसे आना है, हालांकि अभी स्टार्टिंग में नोट्स में दिखा दिया था तुम्हें, इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, due to concentration gradient, holes diffuse from p to n side, leaving behind immobile ionized acceptor, hence forming a layer of negative charge on p side। क्या बोल दिया इसने, इसने बोल दिया इधर P था, इधर N था, P में होते हैं होल्स, N में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो P साइड से इलेक्ट्रॉन, सॉरी, N साइड से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप करेंगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ने लेफ्ट साइड में जंप किया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पीछे होल बच जाएगा, वही उसने लिखा है, होल डिफ्यूज फ्रॉम P टू N साइड,
होल डिफ्यूज करेंगे पी से एन, या बोल दो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे एन से पी, और पीछे की तरफ क्या छूट जाएगा कि यहाँ पे होल बन जाएगा, लिविंग बिहाइंड एन इमोबाइल आयोनाइज्ड एक्सेप्टर, हेंस फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और इससे क्या होगा, अगर ये नेगेटिव वाला पोर्शन इधर गया, नेगेटिव वाला पोर्शन इधर गया, नेगेटिव वाला पोर्शन इधर गया, तो पीछे कैसी लेयर बन जाएगी, पॉजिटिव की, एक इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका, तो यहाँ पे कैसी लेयर बन जाएगी, नेगेटिव की। सिमिलरली अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन एन साइड, ठीक है, एन साइड में एक प्लस चार्ज की लेयर डेवलप हो जाएगी, और ये उठ करके इधर आ जाएगा, तो इधर कैसी लेयर डेवलप हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की। ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस रेजन ऑन द n side and negative space region on the p side, a potential difference is developed across the junction which is called potential barrier। जब ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे तो लेफ्ट में लेयर बन जाएगी एक नेगेटिव चार्ज की, राइट में एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ लेना और एटलीस्ट लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कई बार बच्चों को ना ये प्रोसेस तो पता होती है कि हाँ इसमें चल क्या रहा है, कि पीएन जंक्शन डायोड है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गए, इधर से इधर ये गया, सब पता है हमें, बट जब बारी आती है लिखने की, तो लिखने में बहुत गलती करते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं साथ साथ में ना लैंग्वेज भी लेकर के आया हूँ इस चैप्टर के क्वेश्चन में। ठीक है, और हालांकि तुम्हें स्टार्टिंग में दिखा भी दी थी मैंने नोट्स में लैंग्वेज, तो एटलीस्ट लैंग्वेज लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक बात सुन लेना बस मेरी, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब वुमेन को भी परफेक्ट ही करता है, बट कहावत है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, समझ नहीं आता वुमेन क्यों नहीं है इसमें। ठीक है, चलो देखो, विच बल्ब और बल्ब्स विल ग्लो इन द गिवन सर्किट, इस सर्किट में कौन सा बल्ब जलेगा। ठीक है, तो एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, सिंपल एकदम, चेक कर लो, ये पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव, इस लाइन को बोलते हैं एन, इस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल ये रिप्रेजेंट करता है पी साइड को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पी साइड को, ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है एन साइड को। अब नोटिस करो, पॉजिटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट है, तो ये वाला जो डायोड है इसका कनेक्शन कैसा हुआ, फॉरवर्ड बाइस, है ना, पॉजिटिव पी से कनेक्ट है, और ये पॉजिटिव एन से कनेक्ट है, इसका कनेक्शन कैसा हुआ, रिवर्स बाइस। क्या रिवर्स बाइस में करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मतलब बहुत थोड़ा करंट फ्लो होगा माइक्रो एम्पियर में, उसको हम जीरो ही मान लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए या ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो इस तरफ तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब बी टू नहीं जलेगा, ये फॉरवर्ड बाइस से करंट फ्लो होगा, बल्ब बी वन फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द बल्ब विल ग्लो, तो बी वन विल ग्लो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन में वो ये कर देगा, विच ऑफ द बल्ब विल नॉट ग्लो, तो तुम नॉट ग्लो तो नहीं पढ़ोगे जल्दबाजी में, तो तुम टिक करके आओगे कुछ उल्टा सीधा, तो हमारे जो फ्री के नंबर है वो कट जाएंगे। जितने भी यार ये फ्री के नंबर है ना एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, तो इसमें अगर मार्क्स कट रहे हैं तो बहुत चिंता वाली बात है, तो कोशिश करो कि इनमें मार्क्स ना कटे। ये देखते ही समझ आ रहा है कौन सा ग्राफ है, कौन सा डायग्राम है ये, तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है ना, लिखा भी है उसने, नहीं भी लिखा होता, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम समझ गए, दो डायोड है इसके अंदर, और बीच वाली ब्रांच में एक लोड कनेक्टेड है। ठीक है, अभी तुम्हें स्टार्टिंग में जो नोट्स में डायग्राम दिखाया, ये मत सोचना ये अलग है उससे, उसमें डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया लोड इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ये भी तो ये कनेक्ट कर रखा है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में तो कनेक्ट है लोड, ये रहा, थोड़ा सा बाहर निकाल करके दिखा दिया उसने। ठीक है, फिलहाल फुल वेव रेक्टिफायर है, और ये इनपुट दिया हम लोगों ने। अब उसने पूछा है कि द कंट्रीब्यूशन इन आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम डायोड डी वन, डायोड डी वन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है आउटपुट में वो कितना होगा, तो ये होगा, ये डी वन की वजह से ये डी टू, ये डी वन, ये डी टू, भाई ऐसे ही तो होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डी वन चलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में डी टू चलेगा, फिर डी वन चलेगा, फिर डी टू चलेगा। ठीक है, तो पहले डी वन चला तो ए हो गया, फिर डी टू चला, फिर डी वन, फिर डी टू चलता जाएगा, ये डी वन की वजह से, ये डी टू की वजह से, ये डी वन की वजह से, ये डी टू की वजह से। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डी वन, डी वन का कंट्रीब्यूशन क्या है, ए और सी, ए और सी, ऑप्शन बी टिक करो, फ्री का नंबर लो और आगे बढ़ो। द आउटपुट इन हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हाफ वेव है फुल वेव है क्या पूछा है उसने, आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसा होगा, तो तुम बोलोगे हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट ऐसा होता है, आधा आधा चलता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपर है ना बस ये प्लस प्लस में,
फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट थी वो कैसी थी, वो भी यूनिडायरेक्शनल थी, ऊपर ऊपर थी एकदम। ठीक है, तो डायरेक्शन तो यूनिडायरेक्शनल है। दूसरा, विद रिपल्स, इनको बोलते हैं रिपल। ठीक है, कम ज्यादा होना इसको बोलते हैं रिपल्स। तो यूनिडायरेक्शनल है और रिपल बनेंगे इसके अंदर। ये रहा। स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्टेडी मतलब कांस्टेंट। क्या तुम्हें आउटपुट कांस्टेंट दिख रहा है, क्या तुम्हें ऐसा आउटपुट दिख रहा है ऐसा एकदम सीधा चल रहा है, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट तो हमें नहीं दिख रहा, कांस्टेंट तो हमें नहीं दिख रहा। हाँ, यूनिडायरेक्शनल दिख रहा था, पॉजिटिव में है सब कुछ। लेकिन रिपल के साथ होगा या रिपल के बिना होगा वो हमें चेक करना है, तो इसमें रिपल्स आ रहे हैं, इनको बोलते हैं रिपल्स। ठीक है, ऐसे 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 जो होता है वेव, वेव की फॉर्म में ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं एक रिपल, दो रिपल, तीन रिपल, चार रिपल। ठीक है, आगे आ जाओ, पढ़ो जरा इसको। इन पीएन जंक्शन डायोड द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑन पी साइड एंड ऑन एन साइड आर। तो ऑब्वियस सी बात है, पी साइड में मेजॉरिटी में कौन होगा, होल्स, एन साइड में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो होल और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 50, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी 50 है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितना होगी, उसके डबल। ठीक है, मैं एक बार ये थोड़ा सा टाइम लेके समझाता हूँ। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी का सीन बहुत ध्यान से सुनना। ये दिया हमने इनपुट। ठीक है, अब मैं दो आउटपुट बना रहा हूं, एक हाफ वेव के लिए, एक फुल वेव के लिए। तो हाफ वेव का जो आउटपुट होता है वो बनता है ऐसे, और फुल वेव का जो आउटपुट बनता है वो होता है ऐसे। ठीक है, तुमसे पूछा जाए कि अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, तो हाफ वेव की और फुल वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ कितना होगी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, है ना। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है इसमें, 50 एक सेकंड में। साइकिल क्या होती है, ये एक साइकिल ये हो गई, है ना। नीचे चेक करो, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें एक साइकिल कितना है, तो तुम बोलोगे ये, नहीं साइकिल इसको नहीं बोलते। साइकिल इसको बोलते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करे। क्या इसमें ये रिपीट कर रहा है बार बार, तुम बोलोगे हाँ यही तो रिपीट कर रहा है, नहीं ये रिपीट नहीं कर रहा। साइकिल यहां से यहां तक पूरी होगी, इतना पोर्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये। तो इसको बोलेंगे एक साइकिल। ऊपर और नीचे नोटिस करो, इसकी एक साइकिल और इसकी एक साइकिल मैच कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रही है। तो क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी 50 होगी हाफ वेव रेक्टिफायर में। नीचे आ जाओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी एक साइकिल कितना है, तो जो अपने आप को बार बार रिपीट करे वो एक साइकिल। तो ये एक साइकिल हो गई, क्योंकि ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है ना। ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, बिना पेन उठाए जो बार बार अपने आप को रिपीट करे उसको बोलते हैं साइकिल। तो इसमें एक साइकिल कहां से कहां तक थी, यहां से यहां तक। पेन नहीं उठाया हमने, फिर यहां से यहां तक, पेन नहीं उठाया, फिर यहां से यहां तक, पेन नहीं उठाया, यहां से यहां तक। तो इसकी एक साइकिल तो इससे मैच कर रही है, इसकी एक साइकिल इससे मैच कर रही है। लेकिन इसकी जो एक साइकिल है, इसमें नीचे वाले की दो साइकिल आ चुकी ऐसे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है डबल हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो। तो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी हो जाती है डबल, और हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी रहती है सेम, इनपुट फ्रीक्वेंसी। रीजन के साथ बात क्लियर हुई। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से रट लिया बस, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिजिक्स रटने का नहीं होता, कुछ चीजें छोड़ करके। द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इनसाइड ए पी टाइप, पी टाइप में मेजोरिटी कौन होता है, होल, माइनॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जल्दी से यार वीडियो पॉज करते रहो, मेरी बातें मत सुनो। ठीक है, मतलब सुनो मेरी बातें, बट जब तुम्हारा आंसर ना आए तब। पहले अपना आंसर कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद मेरी बातें सुनना, कहीं पे कोई गलती हो तब देख लेना। ठीक है, द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो कैसा होता है, रिपल होती है उसमें, बिल्कुल होता है। क्या कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ऑप्शन बी। ठीक है, अ, पढ़ो इसको जरा, पढ़ो इसको जल्दी से। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर across an unbiased PN junction, write the effect on height of barrier
व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो ये पोटेंशियल बैरियर बनता कैसे है तो पीछे बता दिया तुम्हें, है ना, सेम क्वेश्चन थ्योरी का, इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। पूछा है कि बैरियर वोल्टेज जो है उस पे क्या फर्क पड़ेगा जब वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, जब वो रिवर्स बाइस में होगा। तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन लेयर और बैरियर वोल्टेज दोनों ही कम होते हैं, राइट, ऐसे देखो ना, ये पी साइड है, ये पी साइड है, पी साइड में प्लस होता है, और ये एन साइड है, एन साइड में माइनस होता है। तुमने कनेक्ट किया इसको फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है, प्लस को कनेक्ट, पी को कनेक्ट किया प्लस से, एन को कनेक्ट किया निगेटिव से। तो अब सुनो खुद से, ये जो प्लस है ये तो इन प्लस को आगे रिपेल करेगा ना, आगे आगे ना, ये तो ऐसे आगे रिपेल करेगा ऐसे। और ये जो माइनस वाला था, ये जो माइनस वाला था, इन सब माइनस को, ये सारे माइनस को क्या करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो बीच वाली जो लेयर है वो तो पिचक जाएगी ना, इधर से प्लस आया इधर से माइनस आया, ये तो पिचक जाएगा ना पूरा एकदम, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर कम हो गई तो बैरियर वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही कम होते हैं, डिप्लेशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल, दोनों डिक्रीज, और रिवर्स बाइस में दोनों इंक्रीज, ठीक है, एकदम साथ साथ चलते हैं दोनों। डिप्लेशन लेयर कम तो बैरियर वोल्टेज की हाइट भी कम, और डिप्लेशन लेयर इंक्रीज तो बैरियर वोल्टेज भी इंक्रीज, ठीक है। सेम क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे बनता है, इसको अभी स्किप करना, ठीक है। इसकी थ्योरी मेरे ख्याल से मैं नहीं लेकर के आया, चलो इसकी थ्योरी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बाद में। फिलहाल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड ऑफ मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। तो मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इन तीनों में पूछा है उसने कि क्या डिफरेंस होगा एनर्जी डायग्राम के बेस पर, इसको बता दो, ठीक है। अच्छा, मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, क्या इनके बीच में कोई गैप होगा, कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। ऊपर लिखते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड और नीचे होता है हमारा वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में कर जाते हैं ओवरलैप। क्यों ओवरलैप कर गए, क्योंकि वो मेटल है, तो क्या हुआ, मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा, यानी कि इनके बीच में गैप इतना कम होगा, इतना कम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भर के दिखा देना, और इसमें दो चार इलेक्ट्रॉन दिखा देना, ठीक है। बस डायग्राम में दिखा चुका तुम लोग को स्टार्टिंग में एकदम नोट्स में, कैसे डायग्राम बना करके आना है। बाकी इंसुलेटर में जो गैप है बीच में कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, कितना ज्यादा बताया था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। सेमीकंडक्टर में जो बीच में गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के, गैप कम होता है, ठीक है, कितना कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। प्रॉपर मार्किंग के साथ ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड, वाई एक्सिस पे एनर्जी शो करना है, प्रॉपर मार्किंग के साथ पूरा डायग्राम एज इट इज छाप देना, ठीक है। चलो, pure silicon crystal is doped with 1 ppm concentration of antimony if the concentration of holes in the doped crystal is found to be इतना, the concentration of intrinsic charge carrier, होल का concentration given है, तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है इतने एटम्स डोप्ड विद 1 ppm concentration if the concentration, अभी स्किप करो इसको, लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस पर है। एक फॉर्मूला याद करना है यार, ठीक है, एक फॉर्मूला याद करना, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक, सिंपल से बस फॉर्मूला ध्यान रखना, एनपी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। एन आई क्या है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, पी क्या है, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बाकी इसके बारे में बाद में देखेंगे, अभी इसको नोट कर लो, ठीक है, और ये सब जो वर्ड लिखे हैं इनके मतलब याद करो, और अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। इस पे स्किप डाल दिया मैंने, चलो आगे आ जाओ। पहले जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है एकदम कर लेते हैं उसको, ठीक है। Explain the characteristic of PN junction diode that makes it suitable for its use as rectifier. डायोड में ऐसा क्या है कि हमने उसको रेक्टिफायर बनाने के लिए यूज किया। तो रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी में कितनी डायरेक्शन होती है, दो, बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन होती है, ऐसे तो चलता है ना एसी, प्लस माइनस। डीसी कैसे चलता है, सिर्फ प्लस प्लस, एक डायरेक्शन, ये होता है यूनि डायरेक्शनल,
और ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है? ये प्रॉपर्टी होती है डायोड के पास। डायोड की प्रॉपर्टी होती है ना, फॉरवर्ड बाइस में करंट को फ्लो कराएगा, रिवर्स बाइस में करंट को फ्लो नहीं कराएगा। तो यूनिडायरेक्शनल नेचर का हुआ। यही तो हमें चाहिए था रेक्टिफायर में। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से डायोड को हमने रेक्टिफायर बनाने के लिए यूज करा। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये तो सिंपल वर्किंग है। ठीक। मैं जल्दी से समझा देता हूँ एकदम शॉर्ट में। यार ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ना तुम्हें आते होंगे पहले से, तो इसलिए मैं इतना इन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। और नहीं भी आते तो शॉर्ट शॉर्ट में साथ साथ तो बताता चल ही रहा हूं मैं सब कुछ। ये डायोड D1, ये डायोड D2, बीच वाली ब्रांच का नाम होता है सेंटर टैप। ठीक है। अब सुनो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल निगेटिव। क्यों? भाई करंट जो है, एसी करंट जो है वो आगे की तरफ जाएगा ऐसे। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। करंट प्लस से माइनस की तरफ चलता है। नोटिस करो, ये प्लस, ये पी साइड, तो फॉरवर्ड बाइस। ये माइनस और ये पी साइड, तो ये रिवर्स बाइस। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो करंट ऊपर से फ्लो होगा ऐसे, नीचे से फ्लो नहीं होगा। उल्टा कर दो, निगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस ये प्लस। एसी सप्लाई तो दोनों डायरेक्शन में चलती है ना। थोड़ी देर के लिए आगे जाएगी वो, थोड़ी देर के लिए पीछे जाएगी। तो जब वो आगे गई हमने नोटिस किया ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस, तो करंट फ्लो हो जाएगा। नीचे वाले रिवर्स बाइस करंट फ्लो नहीं होगा। अगली हाफ साइकिल के लिए नीचे वाला फॉरवर्ड बाइस करंट फ्लो हो जाएगा और ऊपर वाले से करंट फ्लो नहीं होगा। बस कंटिन्यू यही चलता रहेगा। अब जरा बीच वाली ब्रांच को देखो, क्या बीच वाली ब्रांच में तुम्हें करंट सेम डायरेक्शन में मिला? पहले ऊपर से मिला लेफ्ट साइड में, फिर नीचे से मिला लेफ्ट साइड में। इसमें तो करंट कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी ऊपर से मिलेगा इसको, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, है ना। तो इसमें कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता रहेगा, और कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा सेम ही डायरेक्शन में लेफ्ट में। तो यही हमें चाहिए था। बस हो गए इसके। ये सब क्या लगाया हम लोगों ने? ये ट्रांसफॉर्मर है। डायोड की जो रेटिंग होती है वो कम होती है। पहले जो तुमने वोल्टेज दिया उसको थोड़ा सा कम कर लेना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सिर्फ इतना काम है, जो भी हमने एसी वोल्टेज दिए उसको कम कर देना। कम क्यों करना है? क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको एसी वोल्टेज देंगे तो डायोड खराब हो जाएगा। डायोड की लिमिट इतना नहीं होती कि नॉर्मल 200-300 वोल्ट वो झेल ले। ठीक है, बहुत कम लिमिट होती है। तो पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से कम करेंगे उसकी लिमिट को, उसके बाद ये पूरी वर्किंग हम लोग लिख देंगे। ठीक है। थ्योरी तुम्हें लिखा रखी है, स्टार्टिंग में देख लेना नोट से, उसको छाप देना। Explain the following giving reasons. A doped semiconductor is electrically neutral. ठीक है। एक बात का आंसर करो मेरी, एक बात का आंसर करो। अगर मैं तुमसे पूछूं, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल? तुम क्या टिक करोगे? ठीक है। और मैं तुमसे पूछूं एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल, तो क्या टिक करोगे? तो ये मत सोचना कि पी टाइप में होल्स होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज होगा। ऐसा मत करना। चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ऐसा क्यों? देखो, पी टाइप तुमने कैसे बनाया? तुमने बनाया, ग्रुप 13 को लिया, ग्रुप 14 को लिया, आपस में मिक्स कर दिया। ऐसे ही तो बनाया। ग्रुप 14 का एग्जांपल सिलिकॉन, ग्रुप 13 का एग्जांपल एल्यूमिनियम। तो तुमने क्या किया? एल्यूमिनियम लिया, सिलिकॉन लिया, आपस में इनको चिपका दिया, आपस में इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है। इसकी डोपिंग इसमें करा दी, तो तुमने बोल दिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बन चुका। मैं तुमसे पूछूं, सिलिकॉन क्या है? एटम है, एटम न्यूट्रल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। एल्यूमिनियम क्या है? एटम है, एटम न्यूट्रल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब दो न्यूट्रल चीजों को आपस में तुम कंबाइन करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा हमारा, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। फिर हम पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखाते हैं? वो बस इसलिए दिखाते हैं, अंदर ही अंदर इनमें इलेक्ट्रॉन होल इधर उधर गए, जिसकी वजह से होल ज्यादा जनरेट हो गए। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि नेट चार्ज हमने एक्स्ट्रा से ऐड करा या उसमें से चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया। चार्ज नहीं निकाला, ना ही हमने ऐड किया। नेट चार्ज हमारा जीरो रहेगा। बस वो अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गए, जिसकी वजह से होल और इलेक्ट्रॉन इनमें आपस में जनरेट हो गए। ठीक है। सेम एग्जांपल एन टाइप का। एन टाइप में कौन कौन से ग्रुप ऐड करते हो? 15 और 14। 15 का अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉस्फोरस होता है। 14 का एग्जांपल लूं, सिलिकॉन होता है। फॉस्फोरस सिलिकॉन को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? एन टाइप। क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? पी टाइप क्या है? ये फॉस्फोरस क्या है? एटम है। सिलिकॉन क्या है? एटम है। और एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीजों को मिलाओगे तो
ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये सारी बातों को अंग्रेजी भाषा में लिख देना। एक नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, बेसिक सा कि पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए हम लोग ट्राइवेलेंट एटम्स और पेंटावेलेंट एटम्स का यूज करते हैं। बाहर से ना कोई नेट चार्ज हमने दिया, ना कोई नेट चार्ज हमने उससे लिया, तो ओवरऑल जो हमारा पी टाइप और एन टाइप होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, तो 4-5 लाइनों में ये चीजें एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद, इन पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट। पीएन जंक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कोई करंट फ्लो नहीं होता, बिल्कुल फ्लो नहीं होता। क्यों फ्लो नहीं होता? क्योंकि बीच में क्या होता है, चलो मैं पीएन जंक्शन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तुम्हें। ये पी था, ये एन था, है ना? पी में प्लस, एन में माइनस। याद है ना, हमने ये लेयर बनाई थी डिप्लेशन लेयर अभी पीछे, ये माइनस उठ के इधर गया था, है ना? माइनस अगर लेफ्ट में जाएगा, करंट किधर बनेगा, आगे। उस करंट का नाम क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। ठीक। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से लेयर बनी, लेफ्ट में निगेटिव की लेयर बनी, राइट में पॉजिटिव की लेयर बनी। लेफ्ट में निगेटिव की लेयर, राइट में पॉजिटिव की लेयर। यार माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो होंगे इसके अंदर, वो तो उल्टा जा रहे होंगे ना, है ना? यहाँ पे बीच में बना रहा हूं मैं, कहीं भी बना सकते हो। मान लिया बीच में थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी है, इसकी साइड से माइनस है और इसकी साइड से प्लस है। ठीक है, तो प्लस बना रहा हूं मैं इसकी साइड से, और माइनस बना रहा हूं मैं इसकी साइड से। या हो सकता है किसी रीजन से बीच में प्लस माइनस फिर भी बच जाए। अब सोचो जरा, ये जो प्लस है किधर जाएगा, ये प्लस जाएगा लेफ्ट में। क्यों? ये नेगेटिव की लेयर है, खींच लेगी। ये प्लस जाएगा लेफ्ट में, नेगेटिव की लेयर खींच लेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन राइट में जाएगा। क्यों? ये प्लस की लेयर है, खींच लेगी। ठीक है, अब खुद से सोचो, इलेक्ट्रॉन अगर राइट में गए, इलेक्ट्रॉन अगर ये राइट में गए, करंट किधर बनेगा, करंट बनेगा लेफ्ट में। लेफ्ट में करंट बना, इस करंट का नाम होता है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो करंट बनेंगे एक साथ, एक होता है राइट में डिफ्यूजन करंट, और एक होता है लेफ्ट में ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, और डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और कैंसिल आउट करने की वजह से नेट करंट कितना होगा हमारा, जीरो होगा। पार्ट नंबर बी सबको अच्छे से समझ आया? ठीक है, आ जाओ सी वाले पे। इन डायोड द रिवर्स करंट इज प्रैक्टिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। तो उसने पूछा है कि जो रिवर्स करंट होता है, यानी कि रिवर्स बाइस में जो करंट होता है, वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों? सिंपल लिखना, करंट जो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगा। भाई रिवर्स बाइस में भी बताया ना करंट क्यों फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब तुम वोल्टेज कम करो या ज्यादा करो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इतना कम होते हैं, इतना कम होते हैं कि करंट एकदम ना के बराबर होगा। तो अगर तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे भी तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को हमें नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज की क्वांटिटी बहुत कम है, उनसे ऑलरेडी चार्ज माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में बन रहा है। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज को लगाओ मत लगाओ यही फर्क पड़ रहा है उससे। ठीक है, चलो, सब समझ आए ना ये? ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चैप्टर 3 करा चुका तुम लोग को मैं। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, है ना? इज पॉजिटिव फॉर मेटल, अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए पॉजिटिव होती है, बिल्कुल हमें याद है चैप्टर नंबर 3 से, मेटल के लिए पॉजिटिव होती है। निगेटिव होती है फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो असर्शन तो इसका ठीक है। द चार्ज कैरियर इन मेटल, मेटल में जो चार्ज कैरी करते हैं वो निगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक बात है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप आर पॉजिटिवली चार्ज, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, होल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो एसर्शन और रीजन तो इसका सही है, और बाकी इन दोनों में तो कोई कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, है ना? क्या रीजन सही है, सॉरी क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन की? उसको देखने का तरीका क्या है, एसर्शन के आगे बिकॉज लिख दो, और बिकॉज के बाद फिर रीजन को पढ़ो। ठीक है, तो क्या इनमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है तुम्हें? कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। अल्फा पॉजिटिव और निगेटिव होने से इनके चार्ज का क्या लेना देना, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया, वो एक अलग स्टेटमेंट हो गया, हालांकि दोनों आपस में ठीक है। ठीक है, तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन।
ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और आईवी ग्राफ बनाना है इसका, तो ये हम कर चुके। ठीक है, और ये कर चुके वाले क्वेश्चन को छोड़ा मत करो, इनको फिर से क्या करो। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतना कम है तुम्हारे लिए। इस पे आ जाओ जरा। When germanium is doped with pentavalent impurity, जब जर्मेनियम को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में डोप करेंगे तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोपेंट इज अबाउट। अब यार ये वैल्यूज याद करने की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ठीक है। मैं ना इनको लिखा देता हूँ तुम्हें एक बारी में, लिख रखी है यहाँ पे, सुनो। इन वैल्यू को यार याद कर लेना। क्या क्या वैल्यू है सुन लो ध्यान से। एनर्जी गैप अगर पूछा जाए सिलिकॉन का, तुम बोलोगे 1.1, सब कुछ ईवी में चलेगा। एनर्जी गैप अगर पूछा जाए जर्मेनियम का, तुम बोलोगे 0.7। सिलिकॉन में अगर कुछ हमने कोई डोनर एटम ऐड किया और पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तुम बोलोगे 0.05, या इसके रेंज में 0.05 के आसपास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0.045, 51, 55, कुछ भी 0.05 के आसपास। पूछा जाए जर्मेनियम में हमने कोई डोनर एटम ऐड किया, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तुम्हें, तो उसके लिए कितना एनर्जी गैप होना चाहिए? 0.01। चारों वैल्यू रटी होनी चाहिए। ठीक है, इनको नोट करो जल्दी से। सिलिकॉन का एनर्जी गैप, जर्मेनियम का एनर्जी गैप। सिलिकॉन में कुछ डोनर एटम ऐड किया तब ये होगा 0.05, और जर्मेनियम में डोनर एटम ऐड किया तब ये होगा 0.01। ये इनके आसपास की वैल्यू। ठीक है, आए क्वेश्चन पे। इसमें देखो, जर्मेनियम में हमने कुछ ऐड किया, अब पूछा है उसने कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना चाहिए होगी, तो जर्मेनियम है, एनर्जी निकालने के लिए चाहिए 0.01। गलती से भी 0.72 टिक मत कर देना। 0.72 सिर्फ जर्मेनियम का, प्योर जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप होता है। ठीक है, तो वो होता है 0.72 जर्मेनियम का, तो इसको टिक मत कर देना। जबकि जर्मेनियम में अगर कुछ ऐड कर दे फिर जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.01। तो सीधी सी बात है, जितना एनर्जी गैप उतना एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन को, निकल जाएगा वो बाहर। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर यानी कि किसकी वैल्यू है? एन आई की। इट इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स यानी पी, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन। तो अभी तुम्हें पीछे लिखाया एन पी इक्वल्स टू एन आई का स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको। 2 × 10⁻10 का स्क्वायर, एन उसने पूछा है, पी हमें गिवन है 8 × 10⁻3, 2 का स्क्वायर 4, 4/8.5, 10 का स्क्वायर 20, 20 - 3, ये हो जाएगा 70, 0.5 10⁻17 यानी कि 5 × 10⁻16। और ऐसा कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, तो हमने क्या गलती किया है? हमने क्या गलती किया है? हमने कोई गलती नहीं की। नंबर ऑफ होल्स इतना है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इतना है। चलो इसको बाद में देखते हैं, हमें गलती ढूंढने लग गए तो टाइम लग जाएगा, मुझे दिख तो नहीं रही कुछ। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल वाले छोड़ो, एक पीछे छोड़ रखा है हमने, ये सब करा दूंगा मैं अगले सेशन में। अभी स्किप कर देना इन सबको। ठीक है, फिलहाल वो फॉर्मूला ध्यान रखना बस, एनपी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। आगे आ जाओ। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन बनाते टाइम क्या होगा? तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है, डायोड होगा, है ना। हम क्या ही कर सकते हैं पीएन जंक्शन बनाते टाइम, जो डायोड चाहेगा वही होगा। द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन, ऐसा तो नहीं होगा। बोथ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, ऐसा भी नहीं होगा। देख लेते हैं ना क्या होगा। पीएन जंक्शन बनते टाइम एन साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पी साइड में जाके डिफ्यूज करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, और होल उल्टा हो जाएगा, होल इधर से इधर आ जाएगा पी से एन। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्या सोच रहे हो इतना? और 4 पे आओ। इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन बनाते टाइम क्या होगा? डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट करंट स्मॉल होगा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है भाई, जो ड्रिफ्ट करंट था वो कब आया? जब तुम्हारी ये लेयर वेयर बन गई, है ना। ऐसे ही था ना। तुम्हें ड्रिफ्ट करंट कब बताया मैंने? जब ये माइनस की लेयर बनी, जब ये प्लस की लेयर बनी, और बीच में कुछ प्लस माइनस रह गया होगा माइनॉरिटी की वजह से।
और फिर ये इधर उधर गए, तब जाकर के हमारा वहां पे ड्रिफ्ट करंट बना। जबकि डिफ्यूजन करंट कब बना? डिफ्यूजन करंट तो स्टार्टिंग में ही बन गया। स्टार्टिंग में कब? जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ रहा था, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में गया तो करंट राइट में बनेगा, जिसका नाम है डिफ्यूजन करंट। तो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट करंट कम होगा। इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। एंड एसी वोल्टेज इज अप्लाइड, तो ये हमने स्टार्टिंग में इनपुट दिया। इन टर्न अक्रॉस हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो इसको उठा लो जरा, ये तो ओमेगा टी होता है ना, भाई वोल्टेज का यही फॉर्मूला होता है ना, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट हो गया 0.5 और साइन ओमेगा टी ये पूरा हो गया, है ना। ओमेगा की वैल्यू कितना मिली? 100 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो क्या यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे? बिल्कुल, कितना आ जाएगी? 50। ठीक है, अब इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितना होगी? सेम 50 रहेगी। फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितना होगी? तुम बोलोगे डबल हो जाएगी, कितना? 100 हो जाएगी। ठीक है, एक्साइटमेंट में 50 और 100 को जल्दी से टिक मत कर देना, क्योंकि हो सकता है उसने क्वेश्चन तुमसे उल्टा पूछा हो, फुल और हाफ पूछ लिया हो और सीक्वेंस यहाँ पे आगे पीछे दे रखा हो, ऐसा भी कर सकता है वो। ठीक है, तो तुम्हारा फोकस भी टेस्ट होगा, साथ साथ में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है, कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाना वो अलग बात है, फिर क्वेश्चन को सही टिक करना, उसको पढ़ करके क्या पूछा है उसने, वो एक अलग चीज है। तो थोड़ा सा फोकस भी रखना टिक करते टाइम। हालांकि इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 50 और 100 का एक ही ऑप्शन दे रखा है, और तो कोई दे नहीं रखा। ऑप्शन डी टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, 5 × 10⁻²2 आंसर दे रखा है उस वाले का जो हमने छोड़ा है। 5 × 10⁻²2। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? 2 × 10⁻10 है ना। 10 का स्क्वायर 20 होता है। अब ये 3 नीचे जाएगा, तो 20 - 3, ये तो 17 ही बनेगा ना। और क्या इसमें हम होल्स वापस से ऐड करेंगे? छोड़ो, चलो अभी पता नहीं, कुछ क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, जो भी दे रखा है ये। ठीक है, फिलहाल बाकी समझ आए ना? ये नोट कर लेना, ये काफी काम की चीज है। और अगर ये नोट किया तो बिना देखे इस क्वेश्चन को बता दो फिर। अरे आंसर नीचे लिखा है इसका, तो सॉरी। तो फिर भी चलो पढ़ो इसको। सिलिकॉन इज डोप्ड विद पेंटावैलेंट एटम, है ना। सिलिकॉन में कुछ डोपिंग कर दी हम लोगों ने। अब पूछा है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितना चाहिए, तो ये लिखा रखिए 0.05। ठीक है, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा। ये रटने का क्वेश्चन है, तो इसमें तो क्या ही समझना, इसको रट लेना और आगे बढ़ो। ठीक है, इन ए सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होगा कंडक्शन बैंड में, उसकी कम एनर्जी होगी देन दोस इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, मुझे बताओ कंडक्शन बैंड कहां बनाते हो? कॉपी पे दो दो चांटे मारो इस आंसर के लिए सब लोग अपने। देखो, कंडक्शन बैंड बनाते हैं नीचे और वैलेंस बैंड बनाते हैं ऊपर। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ? वैलेंस बैंड बनता है नीचे, कंडक्शन बैंड बनता है ऊपर। ठीक है, कंडक्शन बैंड बनता है हमारा ऊपर और वैलेंस बैंड बनता है हमारा नीचे। क्या सोच रहे हो? सर जी, अब आप अपने चाटे मारो गलत करने के लिए। एग्जाम मेरा नहीं है, एग्जाम तुम लोगों का है। तो मुझसे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे गलती हो जाए तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, मैं तो देख के ठीक कर सकता हूँ, एग्जाम में तुम्हें बिना देखे लिखना पड़ेगा। फिलहाल आ जाओ अपने टॉपिक पे वापस। देखो, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, वैलेंस बैंड नीचे, और ये वाई एक्सिस पे एनर्जी दिखाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम। ठीक है, तो उसने क्या बोला है सेशन में? कंडक्शन बैंड की एनर्जी कम बताई है उसने, बिल्कुल गलत बताई है, बेवकूफ है वो। डोनर लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। डोनर लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट अबव होती है, नहीं। वैलेंस बैंड के जस्ट अबव कौन सी होती है? एक्सेप्टर, यही था ना, नीचे से एक्सेप्ट करेंगे और फिर ऊपर डोनेट करेंगे। तो एक्सेप्टर लेवल नीचे होती है, डोनर लेवल इसके पास होती है। तो उसका तो रीजन भी गलत है, बड़ा ही अनपढ़ इंसान है वो। असर्शन भी गलत दिया उसने और रीजन भी गलत दिया उसने। ठीक है, हम लोग इंटेलिजेंट हैं, और हम बस इतने ही इंटेलिजेंट है कि हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा।
तो इसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायग्राम डिस्कसिंग, बेकार क्वेश्चन, गधा क्वेश्चन। ठीक है, ऑलरेडी डन। यार एनर्जी डायग्राम बार बार बनाने की प्रैक्टिस करना, जब तक दिमाग में फिट ना हो जाए ना, हालांकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना, बट स्टिल इनको बनाना, देखो मैंने बना के भी शो कर रखा है यहाँ पे, इस तरीके से बना देना। नीचे बैलेंस में प्रॉपर एकदम मार्किंग होनी चाहिए बहुत अच्छे से। देख रहे हो यहाँ पे कितना सुंदर सा उसने बना रखा है। ठीक है, ऊपर उसने लिखा है कि एम्पिटी कंडक्शन बैंड है, नीचे लिखा है वैलेंस बैंड है, एनर्जी गैप दिखाया है 3 से ज्यादा, कंडक्शन बैंड ईसी, इस तरफ एनर्जी शो कर, प्रॉपर एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, जरा सा भी उसमें कोई आधा नंबर कटने का भी उसको चांस मत देना। ठीक, और यहाँ पे शेडिंग कर देना अच्छे से सुंदर लगने के लिए। बस, किसका ग्राफ है ये? इंसुलेटर का। क्यों? क्योंकि गैप ज्यादा है। ये किसका ग्राफ है? सेमीकंडक्टर का। क्यों? गैप इसमें थोड़ा सा कम है। ये किसका ग्राफ है? ये तो हमारा मेटल का है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रखी है बीच में, कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आपस में क्या हो रखी है, इसमें ओवरलैपिंग हो रखी है। ठीक है, तो गैप कितना होता है इसमें? जब ओवरलैपिंग हो गई तो जीरो ही हो गया गैप। आ जाओ अगले पे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग एसआई इज ऑब्टेन बाय डोपिंग इंट्रिंसिक एसआई। एसआई को किसके साथ डोप करें कि हमारा एन टाइप बन जाए? बैंगन के साथ, आलू के साथ, या इन के साथ, या पी के साथ? तो ग्रुप 13 14 15 रटना है तुम लोगों को। ग्रुप 15 का एलिमेंट उठा करके डाल देंगे, तो ग्रुप 15 का कौन सा एलिमेंट होता है इन सब में से? फास्फोरस। तो फास्फोरस को उठा करके डाल देंगे हम लोग, बन जाएगा हमारा एन टाइप। तो टिक कर दो फास्फोरस को। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। When a PN junction is subjected to reverse bias, तो रिवर्स बाइस में क्या होता है? डिप्लेशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल दोनों होता है डिक्रीज। तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज, और ये भी श्रिंक, ये भी कम हो जाएगी, और बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चेंज व्हेन डोप्ड विद ट्राइवैलेंट? ट्राइवैलेंट मतलब पी टाइप, पेंटावैलेंट मतलब एन टाइप। तो उसने पूछा है कि एनर्जी गैप पे क्या फर्क पड़ेगा, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ठीक है, तो चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा। ये अभी स्टार्टिंग में देख चुके हैं हम लोग। सब थ्योरी पोर्शन देख लेना। ठीक है, ये देखो लिख भी रखा है यहाँ पे, लिख भी रखा है यहाँ पे डिक्रीज, और ये लाइन लिख देना थ्योरी में जो भी है। मतलब थ्योरी पोर्शन है, इसमें क्या ही बताऊं, सब अब तुम्हें आते ही है अच्छे से। फुल वेव रेक्टिफायर की कर चुके हैं हम लोग, वर्किंग इसके। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर तुम ये सोच करके बैठे हो कि हमें तो आते ही है, हम तो लिख ही लेंगे, एक भी बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे लिखने की, तो भाई फिर तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। तो भगवान जी से प्रे कर लेना फिर कि हमारे मालिक बन जाओ आप, हालांकि वो मालिक हैं सबके हमारे, बट स्टिल थोड़ा सा उनको लालच दे देना, जैसे भगवान जी लालच के भूखे हों। क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखो, जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक, तो ग्रुप 13 14 15 रखना है हमें। जर्मेनियम ग्रुप 14 का होता है, आर्सेनिक होता है ग्रुप 15 का। आपस में इनको चिपका दो, तो चिपकाओगे तो कौन सा बन जाएगा? एन टाइप। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो बस ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। ये केस स्टडी है, केस स्टडी तो आज तक कभी पढ़ते नहीं हम लोग, सीधा इसके क्वेश्चन पे आओ। है ना, ऐसे करते हो ना एग्जाम में, केस स्टडी देखी, इतना बड़ा पैराग्राफ देखा, और इसको तो तुम देखते भी नहीं हो, सीधा आते हो क्वेश्चन पे। द रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी वोल्टेज टू फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का हमने आरएमएस वैल्यू चेक की, वी नॉट अपॉन रूट टू है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, पूछा है कि अगर आरएमएस वैल्यू जो हमने अप्लाई करी, अप्लाइड वोल्टेज की, ठीक है, एक फुल वेव रेक्टिफायर था, फुल वेव रेक्टिफायर को हमने वोल्टेज दिए, जो भी वोल्टेज दिए उसकी आरएमएस वैल्यू वी नॉट अपॉन रूट टू होगी। अब बताओ, रूट मीन वैल्यू, जो भी हमारा रेक्टिफाई होने के बाद जो आउटपुट वोल्टेज मिला उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? इनपुट हम कैसा देते हैं? ऐसा देते हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट क्या मिलता है? ये मिलता है। पूछा गया है कि अब बताओ, अगर इसकी आरएमएस वैल्यू है वी नॉट अपॉन रूट टू, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितना होगी? तो सिंपल सा ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ हम लोगों ने इस नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव में ही तो बनाया यहाँ पे, और कुछ थोड़ी किया। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
स्क्वायर के मीन का अंडर रूट, यही होता है। तुम किसी चीज का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो वो चीज माइनस में हो या वो चीज प्लस में हो, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये प्लस में था, ये माइनस में था, लेकिन ये आउटपुट जो है दोनों प्लस में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज से, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर की बात चल रही है। तो स्क्वायर जैसे ही करोगे तो माइनस वाली चीज ऑब्वियस सी बात है प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क नहीं पड़ेगा तो वी नॉट अपॉन रूट टू, ऑप्शन नंबर। बात समझ आ गई? ठीक है, इस पे आ जाओ। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लो फॉर, तो बता दो अब तो यार, खुद से करो, खुद से करो सब कुछ। हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में हर डायोड में, ईच डायोड पूछा है, एक डायोड में करंट कितनी देर के लिए फ्लो करेगा? आधी साइकिल के लिए। ठीक है, आधी साइकिल D1 फ्लो कराएगा, बाकी आधी साइकिल D2 फ्लो कराएगा। इन फुल वेव रेक्टिफायर बोथ डायोड आर फॉरवर्ड बाइस एट सेम टाइम, ऐसा तो नहीं होता, एक बार एक डायोड होता है फॉरवर्ड बाइस, दूसरा होता है रिवर्स बाइस। ठीक है, बोथ आर फॉरवर्ड बाइस इन द फर्स्ट साइकिल एंड रिवर्स, ये क्या टिक कर दिया मैंने? पहला डायोड होता है फॉरवर्ड बाइस, दूसरा होता है रिवर्स बाइस। ठीक है, फिर अगली साइकिल में दूसरा फॉरवर्ड बाइस, पहला रिवर्स बाइस। एसी वोल्टेज हमने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाई किया हाफ वेव रेक्टिफायर को। अब बताओ आउटपुट कितना होगा? आउटपुट तो सेम रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर है। देख लो उसकी चालाकी, उसने देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी चालाकी क्या है। उसने पहला क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफायर का दिया, दूसरा क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफायर का दिया, और मेरे ख्याल से केस स्टडी भी ऐसी दी होगी कुछ। नहीं, केस स्टडी में तो खैर दोनों दे रखे हैं। ठीक है, खैर वो तो पढ़ते नहीं है हम। तीसरा क्वेश्चन उसने फुल वेव रेक्टिफायर का दिया, अब दिमाग में सेट हो जाएगा तुम्हारे, फुल वेव फुल वेव फुल वेव। चौथा क्वेश्चन उसने हाफ वेव कर दिया। तो इस तरीके से तुम्हारा फोकस टेस्ट होता है। अभी तो तुम्हें बहुत छोटी चीज लग रही होगी, बट जब एग्जाम में बैठते हो तुम, तो सीधी सी बात है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, है ना? पर ऐसी हरकतें करेगा सीबीएसई वाला तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। तो उसने फुल 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 चुपके से एकदम साइड से एकदम थोड़ा सा हाफ कर दिया उसको। तुम यार पढ़ोगे नहीं, या पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में तो वही सेट है ना, फुल 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 फुल। तो तुम फुली करके आओगे तो तुम इसको सॉर्टिक, और देखो उसने ऑप्शन पहला भी सॉर्टिक करा है, कि बच्चा पहला ऑप्शन पढ़े, आगे बढ़े ही ना, सौ टिक कर दे एक्साइटमेंट में। तो बहुत दिमाग से खेलता है वो सीबीएसई वाला, तो इन चीजों पे बहुत ध्यान रखना। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, सुकून से पढ़ना। ठीक है, तब जा करके टिक करना। सिग्नल इज अप्लाइड एज शोन इन द फिगर, वेयर इज द फिगर? ये रही। आइडेंटिफाई द आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में हमसे, कि हमने एक सप्लाई को एक रेक्टिफायर को दिया। ठीक है, ये हमारी सप्लाई थी, -5 वोल्ट से +5 वोल्ट, फिर -5 वोल्ट, ये हमारा इनपुट था। जैसे हम देते हैं ना इनपुट, ऐसे ऐसे तो देते हो इनपुट ऐसे। तो उसने बोला है कि ये वाला इनपुट मत दो, ये इससे हम बोर हो चुके हैं, ऐसे वाले इनपुट से हम इनपुट देंगे थोड़ा बढ़िया सा, ऐसा स्क्वायर की फॉर्म में देंगे हम इनपुट ऐसे। ठीक है, अब पूछा गया कि ये जो रेजिस्टेंस है, तुम्हें आउटपुट में क्या मिलेगा? तो पहले मुझे बताओ ये कैसे रेक्टिफायर है? तुम बोलोगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ आधी साइकिल मिलती है, कौन सी? सिर्फ पॉजिटिव वाली। खत्म खेल। तो सिर्फ ये पॉजिटिव वाला हिस्सा मिल जाएगा हम लोग को, ये ऊपर वाला। ठीक है, प्लस के 5 वोल्ट वाला, 0 से प्लस के 5 वोल्ट। नेगेटिव वाला सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि डायोड लगा है तो रिवर्स बाइस में तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो 10 की तो बात ही नहीं चल रही, -5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है ना, सिंपल क्वेश्चन था ना, इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कुछ समझाने का है। ये तो तुमने खुद ने भी कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, ऐसा मुझे लगता है। हाउ डज द कंडक्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर? तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है फिलहाल, फिर से ये, बट स्टिल सुन लो। देखो, कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे बढ़ेगी? ऑब्वियस सी चीज है, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएंगे। एटम ऐसे होता है ना, तुम जितना एनर्जी दोगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना कंडक्शन होगा। तो बस वही चीज लिख देना। एज द टेम्परेचर इंक्रीज मोर थर्मल एनर्जी बिकम अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन may break become free electron और contribute to the conduction। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख देना इसको, कोई जरूरी नहीं ऐसे छाप देना। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, हालांकि ये चीज याद नहीं करनी होती हम लोग को। ठीक है, बस एटलीस्ट ये ग्राफ पता होना चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और ग्राफ होता है इसका इस तरीके से। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी यार कर लेना याद, चलो आएगा नहीं वैसे इससे क्वेश्चन वगैरह कुछ, स्टिल याद कर लेना, लिखा है तो यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये तो ऑलरेडी डन।
मैं नोट्स में भी बता दिया ये, और वापस से मैंने फिर से इसकी थ्योरी लिख दी, पढ़ लेना। ठीक। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बारे में पूछा है। द इफेक्ट ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन, ये भी कर चुके हैं हम लोग। फॉरवर्ड बाइस में पूछा है, दोनों डिक्रीज हो जाएगी, बैरियर वोल्टेज भी और डिप्लेशन लेयर भी। द डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर विद डोनर इम्प्योरिटी रिजल्ट इन, डोनर इम्प्योरिटी है, तो डोनर इम्प्योरिटी से क्या फर्क पड़ेगा? पी टाइप बनेगा? बिल्कुल नहीं, एन टाइप बनता है ना। पी टाइप मतलब एक्सेप्टर, और एन टाइप मतलब डोनर, तो डोनर वाली इम्प्योरिटी है तो एन टाइप बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनर्जी लेवल जस्ट अबव द फील्ड वैलेंस बैंड, तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में होता है ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। एन टाइप करता है डोनेट, डोनेट यानी कि ऊपर बनेगी डोनर लेवल, है ना। ऐसे था ना एनर्जी बैंड डायग्राम उसका, और इस तरफ एनर्जी थी, तो एन टाइप तुमने ऐड करा तो डोनर लेवल बनेगी कंडक्शन बैंड के नीचे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हुई नहीं बात ये? अब मेरे ख्याल से ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगने लगे होंगे, क्योंकि काफी कर चुके हैं हम लोग। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर चूजिंग डोपेंट फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम? सिलिकॉन और जर्मेनियम को, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है। इनमें जब तुम बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, तो किस किस बात का तुम्हें ध्यान रखना है? तो दो चार बातों का ध्यान रखना है। क्या? पहली चीज, इम्प्योरिटी या तो ट्राईवैलेंट होनी चाहिए या पेंटावैलेंट होनी चाहिए, ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग। या तो ग्रुप 13 की होनी चाहिए या ग्रुप 15 की होनी चाहिए। और इनका जो साइज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सिलिकॉन में ये ऐड कर दिया। ठीक है। कहाँ पढ़े थे हमने वो ग्रुप? 1 2 3, वो सॉरी 13 14 15। पिंकी पिंकी पंकी, ये देखो, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि तुमने सिलिकॉन में ये ऐड कर दिया, इसका साइज तो बहुत बड़ा है ना, सबसे नीचे आ रहा है ये, इसका साइज छोटा सा है, तो तुमने उठाकर यही पटक दिया, ये तो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपस में मिक्सअप ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, साइज लगभग कंपेरेबल हो, बोरोन डाल दो, गैलियम डाल दो, इसके अंदर आसपास का मेटल डालो चलेगा। ठीक है। तो ये होना चाहिए इसके अंदर कंसिडरेशन में। ठीक है, मतलब जो एजम्पशन होंगे वो ये होंगे, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। समझ आया सबको? ये देखो पढ़ लो, ये पढ़ लो। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 पॉइंट काफी है, और आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो लिख देना। ठीक है। अगले पे आओ। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड एंड हैंड डिफाइन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को उसने डिफाइन करने के लिए बोला है, और एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन पूछा है कैसे बनेगा। पढ़ लो इसको एक बार, सिंपल एकदम थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन, ये अब इजीली समझ आ जाएंगे, हम लोग सब कर चुके हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, the energy of any electron is decided by the orbit on which it revolves. But when the atom come together to form solid, they are close to each other. So outer orbit of electron from neighboring atom would come close, but even could overlap. Because of this, each electron have unique position inside the crystal and have different energy. This different energy level with continuous energy variation form energy band. कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया? सब सर के ऊपर से गया? बिल्कुल सर, सर सबके ऊपर से गया। क्या बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, सब कुछ सर के ऊपर से गया, है ना। तो देखो, समझाता हूँ, समझाता हूँ। इतना पोर्शन सुनो, पहले क्या बोल दिया उसने? उसने बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया यार उसने। देखो, उसने बोल दिया कि बोहर के एटॉमिक मॉडल से, अगर मैं आइसोलेटेड एटम की बात करूं, आइसोलेटेड एटम मतलब एक ऐसा एटम जो दीन दुनिया से अलग हो, जो दुनिया भर से एकदम अलग हो, मतलब उसे आसपास के सराउंडिंग से कोई मतलब है ही नहीं, एक अकेला एटम। ठीक है, बिल्कुल सिंगल एटम। तो ये रहा हमारा सिंगल एटम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, वो तो इस बात से डिसाइडेड होगी ना कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। E इक्वल टू माइनस के 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, यही पढ़ते हो ना एनर्जी का फॉर्मूला, न्यूक्लियर चैप्टर में करा रखा है तुम्हें। क्यों? इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी ऑर्बिट डिसाइड करेगी। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तो सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो जानी चाहिए।
बिल्कुल, इस वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है कुछ और एनर्जी, इनकी कुछ और, बाकी की कुछ और। ठीक है, अभी तक सिंगल एटम था हमारे पास, आइसोलेटेड एटम था। अब इसको लेकर के आते हैं रिलेशनशिप में, है ना। अब ये सिंगल नहीं बचा। अब क्या है हमारे पास, बहुत सारे एटम्स हैं। पूरा अगर सॉलिड लोगे, पूरा अगर क्रिस्टल लोगे, तो उसमें इनफाइनाइट एटम्स हैं। इनफाइनाइट एटम्स आपस में ओवरलैप भी कर रहे होंगे, इनकी जो आउटर ऑर्बिटल है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, है ना। इंटरेक्ट कर रही है तो ओवरलैप भी कर रहे होंगे। तो पहले इतनी लाइन पढ़ो। द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व, आइसोलेटेड एटम में। बट व्हेन द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड, they are close to each other, so outer orbit from neighboring atom would come close or even could overlap. इसकी वजह से क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन का जो एनवायरमेंट है वो तो अलग होगा। ऐसे समझो इसको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इन तीनों के एनवायरमेंट को देखना, एनवायरमेंट मतलब इनके आसपास देखना। तो ये जो, और एक इलेक्ट्रॉन को इसमें मान लो कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास का एनवायरमेंट कुछ अलग होगा। ये जो सेंटर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास का चारों तरफ से एनवायरमेंट कुछ और होगा। ये जो एच वाला इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास का एनवायरमेंट अलग होगा। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक पोजीशन होगी बेस्ड अपॉन देयर एनवायरमेंट। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा ये, अब इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो एकदम यूनिक होगी। हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक है, तो उसकी एनर्जी भी फिर यूनिक होगी, उसका सराउंडिंग यूनिक है। हर इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी अलग है, तो हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शो करनी है। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शो करेंगे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन से इस एटम, इस सॉलिड के अंदर, तुम बोलोगे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स। अब इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन की जब तुम, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है, तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनमें एनर्जी गैप बहुत कम होगा। बस उन्हीं कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स को बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड। ऐसे समझो कि मैंने, सोच रहे होगे कौन सी फ्रेंच भाषा बोल रहे हो, अब बोल रहा हूँ। मान लिया तुम्हारे पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बोला कि हर इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट अलग है, सबकी जो एनर्जी होगी अलग होगी। बट यार कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी होंगे ना इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन में से जिनमें एनर्जी सेम भी होगी, हल्का फुल्का सा गैप भी होगा, है ना। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, दूसरे की एनर्जी जस्ट इसके ऊपर है, बहुत एकदम ना के बराबर मामूली सा गैप है। तीसरे की एनर्जी जस्ट इसके नीचे है, बहुत मामूली सा गैप है ना। ऐसे ही हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनाते चले जाओ, किसी की हल्की सी ज्यादा, किसी की हल्की सी कम, तो ये पूरा का पूरा एक बैंड बन जाएगा ना। बैंड का मतलब क्या होता है, ग्रुप, एनर्जी का एक ग्रुप बन जाएगा, और इसी ग्रुप का नाम क्या होता है, एनर्जी। यार अगर ये समझ आया हो तो अपने लिए, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 दिल बना देना, वो भी पिंक वाले, है ना। पिंक वाले दिल बना देना कमेंट्स में, अगर ये बात तुम्हें समझ आई हो तो। ठीक है, और समझने के बाद थ्योरी में, वीडियो पॉज करो अभी के अभी, खुद से लिखो इस पूरी थ्योरी को, यहां से लेके यहां तक, ये जो मैंने मार्क किया है, क्योंकि आगे वाले को कुछ बचता नहीं है। मेन चीज समझने की ये थी। ठीक है, इतना समझ आया। पिंक दिल बनाए 3 3 नंबर का क्वेश्चन था, मिल गए 3 नंबर, अभी नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्योंकि दो चीज और पूछी है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। अब ये तो पढ़ लो, द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जिसमें एनर्जी लेवल होगी उसको बोल देंगे वैलेंस बैंड। और द एनर्जी बैंड विच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन बैंड क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। भाई ऐसा ही तो था ना कंडक्शन बैंड, ऊपर की तरफ, ऊपर इलेक्ट्रॉन कब आए, जब नीचे से निकले। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉन ने कंडक्ट किया तो नीचे से इलेक्ट्रॉन निकले ऊपर गए, तो इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में पहुंचे कंडक्शन के लिए उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और जहां से पहुंचे उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब ये पूरे क्वेश्चन को लिखो एक साथ, और पिंक वाले दिल बनाना 3, रेड वाले दिल नहीं चलेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, उस पर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, पिंक बनाओगे तो ही रिप्लाई मिलेगा। आ जाओ। Which of the following impurity atoms, which of the following impurity atoms when doped in silicon would produce है, क्या बेकार क्वेश्चन है, ऑलरेडी डन, खुद से करो इसको, ऑलरेडी डन नहीं, इसको होमवर्क डाल दो, वरना ऑलरेडी डन वाले तो करते भी नहीं हो, है ना। सोचते हो कि ये तो हम कर ही चुके, तो क्यों करें इसको हम लोग। Which of the following statement is correct during the formation of p-n junction, करो खुद से। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, स्किप,
न्यूमेरिकल बेस्ड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एन टाइप पी टाइप। उन दोनों में डिफरेंस पूछा है, चार डिफरेंस स्टार्टिंग में बता चुका। ठीक है, बी वाला पोर्शन देखो। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं इसमें, इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। उसने पूछा है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम होती है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, चैप्टर 3 में पढ़ा है हमने, म्यू से डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन या होल कितना तेजी से मूव करेगा। मोबिलिटी को नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल हो सकता है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से मूव कर सकता है। मोबाइल मतलब किसी चीज का मूव हो जाना। बोलते हो ना मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का मतलब वो फोन जो मूव हो सके। मोबाइल का मतलब कोई भी चीज मूवेबल हो, उसको बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो, लेकिन इतना अच्छे से नहीं करेगा कंपैरिजन टू जितना कंडक्शन बैंड में करेगा। अब आंसर क्या है इसका, आंसर ये है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। भाई वैलेंस बैंड का मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये तो एटम से न्यूक्लियस से बंधे होंगे इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन और होल न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, या बोल दो एटम से बंधे होते हैं। जबकि कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से छूट करके ऊपर पहुंचे। हमने कुछ एनर्जी दी, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकले और ऊपर पहुंच गए, तो ये तो ज्यादा फ्री हो पाएंगे ना, और ज्यादा फ्री हो पाएंगे तो ज्यादा अच्छे से मूव करेंगे। बस हो गया खत्म। ठीक है, पढ़ लो इसका आंसर। देखो मैं आंसर भी लेके आया हूँ, ताकि तुम्हें थ्योरी लिखने में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इस चीज का फायदा मत उठाना कि इसको छाप दो, या फिर इसको तुम नहीं कर रहे, लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। लिखने की प्रैक्टिस करो, अपनी लैंग्वेज में करो, कोई जरूरी नहीं, बस यहाँ से एक आइडिया ले लो कि आंसर लिख करके कैसे आना है। ठीक है, फिर बाकी अपनी लैंग्वेज में लिखो जितनी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि जितना अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना बढ़िया है, राइटिंग प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। The electrical conductivity of a pure germanium crystal increase with increase in temperature। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर की, बिल्कुल ठीक बात है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय थर्मल एक्साइटेशन फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड इंक्रीज इन, बिल्कुल ठीक बात है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ये तो अभी हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, ये आ चुकी है हमारी केस स्टडी। केस स्टडी को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जैसे हम अपने इंग्लिश हिंदी जैसे छोटे मोटे सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, है ना। उनको एक रात पहले पढ़ते हो, इसको तो पढ़ेंगे भी नहीं हम लोग केस स्टडी को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पढ़ो, समझो, करो, खुद से करो अभी। अब बहुत सारी चीजें बता चुका तुम लोग को मैं। ठीक है, खुद से कर दो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन है। अ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा ना, है ना। उसने बोला है कि मेजोरिटी कैरियर एन टाइप में होल होते हैं, तो एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मेजोरिटी कैरियर, तो गलत हो जाएगा। इन अ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में जल्दी जल्दी करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट से करो इसको। डिफ्यूजन करंट जीरो, ये पोटेंशियल जीरो, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं पीएन जंक्शन में। इस पे आ जाओ। द इम्प्योरिटी एटम्स विद विच जर्मेनियम शुड बी डोप टू कन्वर्ट होमवर्क, एन टाइप बनाने के लिए क्या चाहिए। एनर्जी बैंड डायग्राम, जर्मेनियम का कितना बताया था, 0.72, रटने के लिए बताया था ये तो। एनर्जी बैंड गैप है ये, कुछ इसमें डोपिंग वगैरह नहीं की हम लोगों ने। तो एनर्जी बैंड गैप कितना होता है जर्मेनियम का, सीधा 0.7। इसने डायरेक्ट पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो खत्म होती है। ठीक है, जनरल पर्पस डायोड इज नॉर्मली यूज्ड इन, डायोड को हम कौन से रीजन में यूज करते हैं, तो कट इन वोल्टेज से पहले ही उसको यूज करेंगे, वरना उसके बाद तो बिफोर द रिवर्स सैचुरेशन करंट रीजन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, या इसको अभी छोड़ो। ठीक है, मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑप्शन डी है वैसे उसका। अभी इसको पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो होमवर्क है तो। ठीक है, पी टाइप कब बनेगा, व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 0.9 से 0.95, जब वोल्टेज 0.9 से 0.95 हुए, द करंट चेंजेस बाय 0.05,
0.05 एम्पियर, तो करंट जो है वो 0.05 एम्पियर चेंज हो गया। फाइंड द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, यानी उसने हमसे पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्यों लिखा, क्योंकि यार वैल्यू ना रेजिस्टेंस की फिक्स नहीं होती, ठीक है। डायोड के केस में ग्राफ स्ट्रेट थोड़ी आता है हमारा, ग्राफ अगर स्ट्रेट आता तो वैल्यू फिक्स होती। ये तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, ये कंटिन्यूअसली ऐसे चेंज हो रहा है, कहीं पे करंट तेजी से बढ़ रहा है, कहीं पे वोल्टेज तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे करंट तेजी से बढ़ा या वोल्टेज तेजी से बढ़ा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं होगी। फिर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, जो कि उसने दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज में कितना चेंज है, 0.05 का, 95 माइनस 0.9, तो 0.05 का चेंज है। यार कैलकुलेशन वगैरह मुझसे गलत हो जाए कभी, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। मेन जो मेरा पर्पस रहता है इन सेशन का वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाओ, छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं जो मैं तुम्हें बताते रहता हूँ कि क्वेश्चन के एक एक वर्ड को पढ़ो, इसमें ये ध्यान रखना, उसमें वो ध्यान रखना। तो मेन पर्पस अपने इन पीवाईक्यू सेशन का यही है कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाएं, उसमें दिमाग लगाना सीख जाएं, उससे फाइट करना सीख जाएं। ऐसा ना हो हमारे साथ कि कोई हैवी क्वेश्चन दिखे और हम उसको क्या बोलते हैं छूने से डर रहे हैं उसको, एटलीस्ट उससे हम लोग फाइट करना सीख जाएं, ठीक है। कि सर ने ऐसा बताया था कि पहले क्वेश्चन के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, फिर हल्का सा उसमें कुछ जो भी हमें कॉन्सेप्ट याद आ रहा है वो लगाओ, फिर देख लो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा उस क्वेश्चन में। तो बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो मैं एकदम ऐसे ही कर देता हूँ ऊपर ऊपर से, हो सकता है दो चार जगह गलत भी हो जाए, वो तुम खुद से चेक कर लेना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम, ठीक। अगले पे आ जाओ। When the diode is forward bias homework, we cannot form PN junction diode by slab of P। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसका रीजन देख लो। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एन टाइप में होल ज्यादा होंगे, बिल्कुल गलत बात है, रीजन तो गलत होगी। अब असर्शन पढ़ो, असर्शन में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि वी कैन नॉट फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड by taking a slab of p semiconductor and physically join it to another slab of n semiconductor। हमने जो पीएन जंक्शन डायोड को बनाया वो कैसे बनाया था, हमने क्या उसको ऐसे बनाया, देखो बनाने के दो तरीके हैं पीएन जंक्शन को, क्या क्या, पी टाइप अलग से लेकर के आओ, एन टाइप अलग से लेकर के आओ, और ला करके इन दोनों को चिपका दो आपस में फेविकोल से, ठीक है। मैं फेविकोल से नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, ला करके इन दोनों को आपस में चिपका दो, फिजिकली ऐसे चिपका दो, ठीक है। एक तरीका क्या है, एक तरीका यह है एक बड़ा सा पीस लो, इसी में ही इधर पी टाइप बनाओ, इसी में ही इधर एन टाइप बनाओ, कैसे, ग्रुप नंबर 13 की डोपिंग करा के ट्राइवेलेंट की, ग्रुप नंबर 15 की डोपिंग करा के पेंटावेलेंट की। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा पीस है। अगर तुम्हें याद हो ऐसा जस्ट अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, याद है ना, हमने एक बड़ा सा पीस था, इधर ए था और इधर बी था, वो क्वेश्चन जो किया है अभी पीछे, है ना। तो फिलहाल तो मेरे पास दो तरीके हैं, इससे भी पी और एन बनेगा, इससे भी पी और एन बनेगा, तो दोनों में कौन सा तरीका सही है, नीचे वाला तरीका सही है। रीजन, ऊपर वाले तरीके में एक प्रॉब्लम है, इन दोनों स्लैब को जब तुम आपस में ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे हिसाब से तो ज्वाइन हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अभी भी इनके बीच में बहुत गैप होगा। जब एटॉमिक लेवल पे देखोगे, एटॉमिक लेवल पे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा, और अगर इनके बीच में गैप हुआ तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा तो क्या ही फायदा ये सब करने का। जबकि इसमें क्या है, क्या बीच में कोई गैप होगा, कोई गैप नहीं होगा, ये तो पूरा का पूरा एक बड़ा सा मटेरियल है ना ये, ठीक है। तो इसमें उसी में हमने पी बनाया, उसी में हमने एन बनाया, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, जो भी होगा इसके अंदर डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये तरीका हमारा एकदम ठीक है। तो उसने बोला है कि हम ऐसे नहीं बना सकते, तो उसने बिल्कुल सही बोला है, तो असर्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको करते हैं स्किप। ये रहा तुम्हारा होमवर्क, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस पूछा है, ये क्या है, अच्छा थर्ड पोर्शन का आंसर है इसका। ये जो तुमने पी और एन का जो ग्राफ बनाया, उससे तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें, लिख देना कोई सी भी दो, ठीक है भाई। ये तो सब होता है फॉरवर्ड बाइस में, ये वाले वोल्टेज होते हैं नी वोल्टेज, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये जो करंट, थोड़ा सा जो करंट फ्लो हुआ रिवर्स बाइस में, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहाँ पे होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो ये सारी चीजें हमें ग्राफ से दिख जाती हैं ये, तो लिख देना कोई सी भी, तो इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं उसने। when the resistance measured between P and N, the diode act as, इसको स्किप करना भी, इसमें ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, इसके दो आंसर ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। देखते हैं फिलहाल, अभी स्किप करो।
इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नॉट फिक्स, बिल्कुल ठीक बात है, फिक्स नहीं होती। ठीक है, द थिकनेस इन ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर सच एज बायसिंग, बिल्कुल ठीक बात है। भाई जो बीच की लेयर होती है वो फिक्स थोड़ी होती है, हम क्या बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में वो कम हो जाएगी, रिवर्स बायस में बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, और ये इसका रीजन भी ट्रू है। ठीक है, कितने बचे इसके, काफी है यार, एक दो, चलो काफी है, ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं अपने, थोड़े बहुत ही है वैसे, 10-12 के आसपास बचे होंगे, और 3-4 अपने स्किप वाले, तो इनको करते हैं नेक्स्ट सेशन में, ये सेशन फिर वरना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। 10-12-15 क्वेश्चन बचे हैं अपने, वो जल्दी से उनको निपटा लेंगे आधा एक घंटे के अंदर। फिर उसके बाद तुम्हारा सबसे अवेटेड चैप्टर जिसका तुम वेट कर रहे हो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, उसके थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा मैं, क्योंकि अच्छा चैप्टर है वो और दिमाग भी ज्यादा लगेगा उसमें। फिर एक तरीके से मान के चलो फिजिक्स के तुम्हारे जो मेजर चैप्टर्स हैं, जहां से तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो और जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, वो सारे चैप्टर तुम्हारे कवर हो चुके हैं, सिवाय 2 चैप्टर को छोड़ के। एक एसी चैप्टर है, उसमें भी थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो, और बाकी हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर बचेंगे फिर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद, तो उनको भी फिर करते हैं जल्दी से। तब तक ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और तुम्हारे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।